गुड इवनिंग। नमस्कार सभी सम्मानित वैद्यों का। मैं आज के इस लाइव सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। मैं वैद्य शादावली सिद्दीकी, फाउंडर ऑफ एक्सेलेंस आयुर्वेदा अकेडमी। मैं सभी आज के इस लाइव सत्र में जुड़ने वाले सभी वैद्यों का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी वैद्य और सभी जुड़ने वाले व्यूवर्स हमारे स्वस्थ होंगे और सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। आज के इस लाइव सेशन बी मेडिकल ऑफिसर बाई मेडिकल ऑफिसर सेशन में यूपीएससी द्वारा आयोजित मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी के विषय में कैसे करें यूपीपीएससी, एएमओ और एमओसीएच की तैयारी। इस लाइव पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी सर। मैं सर का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते सर। नमस्कार डॉक्टर सादाब, और नमस्कार उन सभी श्रोताओं को जिनके हैप्पी न्यू ईयर लिए और सर। जिनकी वजह से आप सहित हमारे समस्त श्रोताओं और दर्शकों को जो लगातार चरक आयुर्वेद क्लासेस को फॉलो करते रहे हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं हमें हमेशा मिलती रही हैं, तो एक बार पुनः मैं चरक आयुर्वेद क्लासेस की ओर से उन सभी नवयुवक वैद्यों और सीनियर वैद्यों, स्टूडेंट्स, सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे वैद्यगण हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि इतने लंबे समय के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उन्हें मेडिकल ऑफिसर बनने का सौभाग्य मिलने वाला है। उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत ज्यादा, क्या मैं सर की चर्चा कर पाऊंगा क्योंकि सर अपने आप में ही एक ब्रांड है, एक पहचान है। सर का नाम ही काफी होता है। लेकिन मैं सर का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। सर डायरेक्टर हैं चरक आयुर्वेदा क्लासेस के, और सर अभी करंट में मेडिकल ऑफिसर भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, कौशाम्बी, पंचम शरीर कौशाम्बी में। और सर को मैं सभी अपने व्यूवर्स की तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि सर का बहुत बताते हुए खुशी भी हमें हो रही है अपने व्यूवर्स को कि सर ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित एसोसिएट प्रोफेसर के एग्जाम में अपना स्थान स्थापित किया। एक बार चरक आयुर्वेदा क्लासेस को भी स्थापित किया है कि किस तरीके से सर पढ़ाते हैं, और सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और सर ने अभी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन हुआ है। इसके लिए मैं अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से, एक्सेलेंस आयुर्वेदा अकेडमी की तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सादाब। यही हम लोगों का एक इंस्पिरेशन है सर, कि आपको जब हम लोग देखते हैं तो एकदम ऊर्जावान हो जाते हैं कि सर आज आप जहां भी खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आप अपने आप में एक लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि आपको लोग भी जानते हैं कि आप चरक के एक महान ज्ञाता भी हैं सर। जिस तरीके से आपका पढ़ाने की शैली है सर, लोग सभी छात्रों को कनेक्ट करने का, उनको समझाने का, उनका जो आपका तरीका है, ये हम सबको एक नई दिशा और दशा तय करने को बहुत प्रेरित करता है और मार्गदर्शन भी हम सबको मिलता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर, मैं आज के इस उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश एमओ, एएमओ और एमओसीएच की वैकेंसी पर हम चर्चा करने का आपसे अनुमति चाहेंगे। और मैं आपसे कुछ
देखिए डॉक्टर सादाब, आपने जितना कुछ बारे में बताया, अगर उसको सबको मैं करते हुए जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आई एम अ लिटिल लर्नर। मैं अभी एक छात्र के रूप में हूँ। और जो कुछ भी मैं सीख पाता हूँ या जो कुछ भी मैं अपने जीवन में सीख पाया हूँ, वो आप सबके, नए लोगों के काम में आए, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं अभी रुका नहीं हूँ सादाब। जी सर। मैं अपनी जीवन यात्रा में चल रहा हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ कि एक चींटी या एक गिलहरी के बराबर मेरा सहयोग इस आयुर्वेद के असीमित क्षितिज में जितना मेरा योगदान हो सके उतना मैं करने का प्रयास करूं। और जो आज का विषय वस्तु है, जो आज आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों और जो हमारे दर्शक हैं जो हमें यूट्यूब और फेसबुक सब जगह लाइव देख रहे हैं, उनके प्रश्नों का हम जवाब दे सकें। तो सर चर्चा स्टार्ट करने की अनुमति चाहूंगा मैं। हाँ, आपको अनुमति है। आज के तो कर्ता धर्ता आप ही हैं। हम्म। चलिए, थैंक यू सो मच। एक बार हम सर का आभार व्यक्त करते हुए, और जो हमारे पास सभी व्यूवर्स काफी परेशान भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन है कि सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो यूपीपीएससी एएमओ और एमओसीएच की वैकेंसी का थोड़ा सा चाहेंगे कि सर इस पे प्रकाश डालें, कैसे क्या है, फिर आगे एक एक करके हम सर थोड़ा सा क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं देखिए, इसका नोटिफिकेशन लास्ट दिसंबर में ही आया है और 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाने की डेट है। और एएमओ मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एमओसीएच का मतलब है मेडिकल ऑफिसर इन कम्युनिटी हेल्थ। तो आयुष के डॉक्टर, विशेष रूप से आयुर्वेद और यूनानी विधा के जो डॉक्टर हैं, उनको चिकित्सा अधिकारी का जो, एक तो यूनानी कैडर में यूनानी चिकित्सा अधिकारी होते हैं, एक होते हैं एमओसीएच कैडर में। एमओसीएच कैडर और एएमओ या यूनानी कैडर का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पे सेम है, आपकी ग्रेड पे सेम है। लेकिन जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और वर्तमान तक जो यूनानी मेडिकल ऑफिसर हैं, वो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, हम लोग RAUO या डीओ बोलते हैं। डिविजनल पोस्ट होती थी पहले, ये अब तो जिला स्तरीय पोस्ट हो गई है। उनके अंडर में काम करते हैं और आपको प्योर आयुर्वेदिक या यूनानी जिस भी विधा के आप चिकित्सक हैं, उस अस्पताल में पोस्टिंग होती है और आपको उसका काम करने का अवसर मिलता है। एमओसीएच की जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा भिन्न है। आप भले ही आयुर्वेद विधा से हो, भले ही यूनानी विधा से हो, आपको प्रत्येक जिले के सीएमओ साहब के अंडर में काम करना पड़ता है। तब आपकी नियुक्ति पीएससी, सीएससी, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको काम करने का अवसर मिलता है। और जब आप एलोपैथी के हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ज्यादा संभावना यह है कि आपको वहां जो दवाइयां प्रोवाइड कराई जाए वो एलोपैथी की ही होती हैं। कहीं कहीं सीएससी में और डिस्ट्रिक्ट सर। हॉस्पिटल में आयुर्वेद की भी विंग है। अच्छा, जो आपको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, वो जैसे टीकाकरण का है, दोनों का मिला जुला काम है, वो एमओसीएच को करना पड़ता है। समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। और इसमें जो पोस्ट आई हुई है, एएमओ में 168, 168, और एमओसीएच में 884 पोस्ट आई हैं। और कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व्ड और बाकी ओबीसी और संबंधित कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो अलग अलग लिखी हैं। आप लोगों ने उसको विज्ञापन में देखा होगा। जी सर। तो अभी सर इसमें बहुत सारे बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि क्या जैसे एएमओ और एमओसीएच के लिए क्या फॉर्म अलग अलग पड़ेंगे, या एक ही फॉर्म से दोनों हो सकते हैं सर? देखिए, जब दोनों कैडर अलग हैं, दोनों की नियुक्ति अलग होनी है, दोनों का सिलेबस भी अलग है। जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ है अभी तक, उसमें एएमओ और एमओसीएच के पेपर अलग ढंग से आते रहे हैं। आखिरी समय जो एमओसीएच का एग्जाम हुआ था, उसमें आप सभी को ध्यान होगा 75 क्वेश्चन आयुर्वेद की तरफ से पूछे गए थे और 75 आउट ऑफ आयुर्वेद, जिसमें 25 क्वेश्चन जो हेल्थ प्रोग्राम है उनसे पूछा गया था, एनआरएचएम, एनएचएम, बाकी चीजों से। और जो 50 क्वेश्चन थे वो जीएस के थे। एएमओ में क्या होता है कि 100 या 120 क्वेश्चन आयुर्वेद से आते हैं, बाकी 30 क्वेश्चन में जीएस और कंप्यूटर और जो भी चीजें पूछनी है वो सब रहता है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, दोनों, ठीक है, विज्ञप्ति संख्या एक है, लेकिन दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, तो दोनों का जी सर। फॉर्म आपको अलग भरना है। ओटीआर नंबर एक रहेगा,
वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको करना पड़ता है जब आप पहली बार लोक सेवा आयोग में फॉर्म भरते हैं, वो आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है ना। तो आपको उसी ओटीआर नंबर पर दोनों फॉर्म भरने, तो जी दोनों सर। का फॉर्म अलग भरना है, दोनों का एग्जाम अलग होगा, दोनों की पोस्टिंग अलग होगी, दोनों के अच्छा अच्छा। अस्पताल अलग होंगे। हाँ। तो सिलेबस में भी सर कुछ डिफरेंस होंगे कि उसमें किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कुछ इसमें देखिए प्रकाश। अभी इस बार क्या है कि एक नई चीज जोड़ी गई है, अक्टूबर में अनाउंस किया गया। पहले क्या होता था कि आप चाहे एएमओ हो, एमओसीएच हो, स्क्रीनिंग देने के बाद आपको सीधा इंटरव्यू देना रहता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि 75% नंबर जो हैं वो आपके स्क्रीनिंग के, 25% नंबर आपके होंगे इंटरव्यू के, दोनों को मिला के मेरिट बनाई जाएगी। तो जहां ये एक तरह से कहते हैं इजी भी होता था, क्योंकि स्क्रीनिंग निकालना थोड़ा सा आसान होता है। उसके बाद क्या होता है, एक कट ऑफ के ऊपर आप चले गए, आप स्क्रीन कर लिए गए। इंटरव्यू अलग से 100 नंबर का होता था। उसमें आपका अनुभव है, आपकी बोलने की शैली है, पर्सनालिटी है आपकी, तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाते थे इजिली। लेकिन अभी ऐसे लोग जिनकी पढ़ाई 5-10 साल से छूटी हुई है, जो प्रैक्टिस में हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि उनका जो कंपटीशन होने वाला है वो जो अभी पिछले 2-3 साल में, 4 साल में निकले हुए आप जैसे होनहार नवयुवक लोग हैं। तो कहने का मतलब एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से कंपटीशन होने जा रहा है। जी सर। तो ये निश्चित रूप से बड़ी कसमकस होने वाली है इसमें, इसलिए बड़े स्ट्रेटजी और बड़ी मेहनत के साथ इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा स्कोरिंग आपकी रिटेन में होगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतना बढ़ जाएंगे। सर इसमें एक कंफ्यूजन अभी ये भी बना हुआ है कि एएमओ और एमओसीएच की एग्जाम क्या एक ही दिन हो सकते हैं? बहुत सारे बच्चों का मेरे पास क्वेरीज आई है कि एक ही नहीं, दिन एक होंगे दिन, या। एक ही दिन होने का सवाल नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो दोनों में अप्लाई करते हैं, और सभी करते हैं क्योंकि एक साथ वैकेंसी आई है। आगे पीछे आती तो भी सेम डे में एग्जाम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसकी संभावना ना के बराबर है कि दोनों का एग्जाम एक ही दिन में हो। अगर होगा भी तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में होगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें तो हाँ, सर ऐसा एक भी तो एक हो ही समय सकता में। है कि तो ऐसे में तो जो बच्चे अगर दोनों में डालते हैं तो मेरे से प्रोबेबली यही होगा कि बोर्ड भी एक ही जगह सेंटर देगा। हाँ, मतलब एक जिले में सेंटर मिलेगा आपको। हाँ। इस चीज की संभावना है, क्योंकि एप्लीकेंट लगभग लगभग सेम होंगे दोनों में। बस जी एमओसीएच सर। में यूनानी वाले थोड़ा ज्यादा होंगे। जी एएमओ सर। में केवल आयुर्वेद के होंगे, एमओसीएच में दोनों होंगे। हालांकि अभी इन्होंने सीट का डिमार्केशन नहीं किया है कि 884 सीट में कितनी यूनानी में जाएंगी, कितनी आयुर्वेद में जाएंगी। लेकिन जब वो इंटरव्यू का समय आएगा, उस समय तक ये चीजें क्लियर हो जाती। तो सर थोड़ा सा बेसिक बहुत सारे व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन आए थे कि जो कनेक्ट है व्हाट्सएप पे बहुत जगहों से कि एमओ वैकेंसी और एमओसीएच में बेहतर कौन है, या इसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फायदा देखिए किसमें है? सादाब, डॉक्टर सादाब, सबसे पहली जरूरत तो ये है कि हमारा सिलेक्शन हो। जी। आपको ध्यान होगा पिछली बार जो एमओसीएच की वैकेंसी आई थी, उसमें जी सर। 50 क्वेश्चन जीएस के इतने टफ दिए गए, क्योंकि डॉक्टर्स लोग इतना जीएस नहीं पढ़ते ना, उनको इतना जरूरत है जी कि सर। लोग जितनी सीट थी उतने लोग रिटेन में ही क्वालिफाई नहीं हो पाए। जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी उतने लोग भी क्वालिफाई नहीं हुए स्क्रीनिंग में। हाँ ये तो वो लास्ट सीट टाइम सब समझ लेता है। वैकेंट रह गई, और उसके लिए फिर से रिक्रूटमेंट हुआ। तब ओबीसी की ज्यादा सीटें थी मेरे ख्याल से, जो बच जी गई सर। थी, और अभी ओबीसी जनरल दोनों की। तो पहली चीज तो ये है कि वो चाहे आयुर्वेद के स्कॉलर हो या किसी भी फील्ड के लोग हों, गजेटेड पोस्ट है ये, सेकेंड क्लास गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो आप, चिकित्सा अधिकारी बनने जा रहे हो। जी तो सर। जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसमें तो ये है कि जिसमें हो जाए वही बेटर है, पहली चीज। क्योंकि दोनों का पे स्केल और सब कुछ सेम है। फर्क किस बात का है कि जब आप आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, और आपको एलोपैथी की प्रैक्टिस करना पड़ जाए, एक थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है कि सरकार ने कुछ लिमिटेड गजट करके कि ये दवाइयां आप एलोपैथी की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा एक गजट बना हुआ है, कैबिनेट में पास हुआ। अब जब आप पीएससी सीएससी में काम करते हो तो वहां तो जो भी सप्लाई है एलोपैथिक ड्रग्स की वो सब आपको देनी है। वही कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर आयुष का एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वही पीएससी सीएससी में करे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कई बार ड्यूटी लगती है लोगों की,
जहां पर एलोपैथी के मेडिकल ऑफिसर किसी कारण से नहीं अवेलेबल हैं तो आयुष वाले ही पूरा संभालते हैं। आपका जो प्रश्न है उस पर आता हूं मैं, कि देखिए ऐसा है कि जब आयुर्वेद वाले को आयुर्वेद का अस्पताल मिले, जैसे हम लोग आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, तो हमें जो जी सर। अस्पताल मिलता है वो पूरा आयुर्वेदिक है, वहां पर मेडिसिन आयुर्वेदिक, वहां पर जितने भी स्टाफ हैं वो भी आयुर्वेदिक है ना। जी सर। तो सब कुछ सिस्टमेटिक है, आयुर्वेद का ही मरीज, आयुर्वेद की दवाई, आयुर्वेद का स्टाफ, आयुर्वेद का ही अस्पताल, आयुर्वेद का ही विभाग। जी लेकिन सर। जब आप एमओसीएच में होते तो वहां कई लोगों का जो उसमें काम कर रहे हैं उनको ये रहता है कि नहीं, अगर आयुर्वेद वाले को आयुर्वेद में काम करने को मिले, यूनानी वाले को यूनानी में मिले तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो या कभी ऐसा भी फील होता है कि भाई हम तो जिस विधा के जानकार हैं हमको वो काम नहीं मिल रहा है, तो मन में कभी ऐसा आता है कि जा सेटिस्फेक्शन है नहीं। देखिए नौकरी की दृष्टि से तो दोनों ठीक है, बाकी तो ये अपनी चॉइस है कि आप किस सेटअप पर कितना बढ़िया काम कर सकते हैं। ये एलोपैथी के जो अस्पताल है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आयुष के अस्पतालों से बहुत बढ़िया है। जी सर। प्रदेश में अभी कई जगह तो ऐसा है कि जहां स्वयं की बिल्डिंग नहीं बन पाई है, सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारे अस्पताल सरकार के होंगे, क्योंकि पुराने समय से कहीं पंचायत भवन में, कहीं किराए के भवन में चल रहा था, लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि हमारी बिल्डिंग है कि नहीं। जी काफी सर। सुधार है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा चाहे जिसमें हो जाए, पहली चीज, पहला हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमको एनी हाउ एक सीट सिक्योर करनी है। वेतनमान सेम है, पोस्ट सेम है, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा प्रमोशन के को लेकर इशू आता है एमओसीएच को, कि अभी हमने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि एक ही पोस्ट पर 25 साल 30 साल नौकरी करके लोग रिटायर हो जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्योंकि सैलरी तो ड्रा होती है आयुर्वेद डिपार्टमेंट से, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाता है वहां पर। एलोपैथी में तो प्रमोशन आयुर्वेद वालों का होना नहीं है। ये डिस्पैरिटी है, इसके बारे में संज्ञान लिया गया है। एमओसीएच के जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि उसके बारे में भी 2 4 6 महीने में या साल भर में कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। तो सर एक और डाउट्स है जो बहुत मेजर डाउट्स में मेरे समझ में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के, कि क्या स्टेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, जैसे बहुत सारे अदर स्टेट के भी बच्चे भरना चाह रहे हैं, तो उनका कंफ्यूजन है देखिए कि डॉक्टर पहले कराएं सादाब बाद में जी, कराएं। जी सर। देखिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। दो बातें होती हैं, एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक होता है डिजायरेबल। एक अधिमानी अर्हता है, एक प्रेफरेंशियल करके लिखा हुआ है। तो उसमें जो इंटर्नशिप की डेट है और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि लास्ट टाइम एमओसीएच और एएमओ में कुछ लोगों को अंडरटेकिंग लेके अलाउ कर दिया गया था। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट थे, उनको भी अलाउ किया गया था। मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं और आयोग ने फिल्टर करना शुरू किया, तो ये होगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन आपने ठीक है बाद में करा लिया। वैसे अभी जैसे टीचिंग का इंटरव्यू हुआ था, तो इसमें तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया था, मतलब अंडरटेकिंग लेके कि आप 15 दिन 1 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन वापस देना। लेकिन मेडिकल ऑफिसर के बारे में, जैसे मध्य प्रदेश है तो वहां अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरे स्टेट्स में भी ऐसा है। तो जिनका आसानी से हो जाए, प्रयास करने से हो जाए, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, जो किसी दूसरे स्टेट में है, दूर हैं, जिनको कठिनाई हो रही कि वहां भी वैकेंसी आने के चांस हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को अपने होम स्टेट में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप अपने ही राज्य में रहना चाहोगे। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप रिटन एग्जाम दीजिए। जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें नो अगर आप करेंगे तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो वहां पर यस करेंगे, फिर भरना है, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप रिटर्न देंगे, जब आपका स्क्रीनिंग में हो जाएगा तो फिर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और अगर बोर्ड अलाउ करता है तो आप इंटरव्यू भी दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है, लेकिन मुझे लगता है कि अलाउ कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन जब तक लिखित में कोई चीज ना मिले तो इसको पूरी जी तरह से सर। रिलायबल नहीं मानना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जब आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपको इतना बढ़िया अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं। सर अभी एक और मेजर कंसर्न आ रहा है कि जो हमारे इंटर्न स्टूडेंट हैं, तो उनकी इंटर्नशिप कहाँ तक कट ऑफ उनकी मानी गई है, और किस देखिए प्रकार से वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर्नशिप को लेकर कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों का, एक देखिए महीने 2 महीने की भी। हाँ, कई यूनिवर्सिटीज एग्जाम लेट कराती हैं, उसकी वजह से उसका खामियाजा
स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। कई सारे बच्चों के मैसेज आए, फोन आए, सर हमारी फरवरी में खत्म हो रही है, किसी का फरवरी फर्स्ट वीक में पूरा हो रहा है। खासकर 2-3 यूनिवर्सिटीज अपने प्रदेश में ऐसी हैं जो लेट एग्जाम कराने के लिए बदनाम है। जी सर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है, अगर उसके एक दिन बाद भी आपकी इंटर्नशिप हो रही है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें इंटर्नशिप की आपको डेट लिखना है। और जब आप इंटरव्यू के लिए पेपर भेजते हैं, पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में आप सेलेक्ट होते हैं तो आयोग आपसे फॉर्म की हार्ड कॉपी और जो उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड मंगाता है। उसके बाद वो स्क्रूटनी करते हैं कि आपकी इंटर्नशिप की डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन पे अगर उनको मार्क करना है तो करेंगे, और वो सारी चीज के लिए उसके लिए आप फिर आपको नोटिस दिया जाएगा, या अगर ऐसा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास नहीं है तो आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाता है, आपको इंटरव्यू में कॉल नहीं किया जाता है। फिर आपको इंटरव्यू में कॉल करते हैं। इंटरव्यू में कॉल करने के बाद वहां भी वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की डेट भेजी है, वो फाइल पे आपके लिखा रहता है। जैसे हम लोगों ने अभी एसोसिएट प्रोफेसर का दिया इंटरव्यू, तो हमारे फाइल के ऊपर हमारा एक्सपीरियंस लिखा था, इस डेट से इस डेट तक एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस डेट से इस डेट तक एज अ एसोसिएट प्रोफेसर। तो मैं जी यही सर। कहूंगा कि जिनका पूरा हो रहा है इंटर्नशिप विद इन डेट, वो पूरी तरह एलिजिबल है। जिनका आगे जा रही है डेट, वो अगले चांस के लिए प्रयास करें। हाँ, अगर आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना है तो आप डमी कुछ भी भरकर रिटर्न एग्जाम दे सकते थैंक यू सर। सर अभी ये भी एक बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है सभी स्टूडेंट को लेकर के, कि जो मार्किंग है वो किस प्रकार से होगी। क्या इंटरव्यू और रिटन एग्जाम का अलग अलग होगा, या दोनों को ऐड करके मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे क्या इसमें रहेगा सर? हैं। देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों या होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज होती थी, उसमें स्क्रीनिंग अलग होता था। स्क्रीनिंग का काम था इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। इस बार जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि 75% आपके टोटल रिटर्न के मार्क्स और 25% आपका इंटरव्यू रहेगा। तो उस 25% में आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, वो जैसे आपने मान लीजिए कि 100 नंबर का आपका पेपर हुआ और आपके 80 नंबर हैं, तो उसमें से आपका मतलब या तो ये शुरू में ही अलग कर दें, 75% का रिटर्न अलग, 25% इंटरव्यू के लिए कर दें। बेहतर तो ये हो कि 300 नंबर का रिटर्न हो जाए, 100 नंबर का इंटरव्यू हो जाए। तो 75% का रिटर्न हो गया, 100 नंबर का इंटरव्यू, दोनों का जोड़ के मेरिट बन जाए। तो मुझे लगता है कुछ इसी तरह का होगा, क्योंकि क्लियर कर दिया है आयोग ने। उसी बात की तो मैं चिंता प्रकट कर रहा हूं कि अब हमको रिटर्न के लिए बड़ी मेहनत करनी है। पहले क्या जी होता था सर। कि भाई SC ST के लिए 35% प्लस का कट ऑफ जाता था, कि 35% से ऊपर है, जितने कैंडिडेट आयोग को लेने हैं उतने लोग क्वालिफाई हैं, ले लिया। जनरल OBC के लिए 40% के ऊपर की बात है तो उसके ऊपर का ले लिया। लेकिन अब क्या होगा, अब सब कुछ जोड़कर जो कट ऑफ बनेगी। मैं स्वयं MPPSC 2015 के एग्जाम में लगभग 9 नंबर से रह गया था, रिटन प्लस इंटरव्यू मिला। इंटरव्यू 40 नंबर का था, 29 नंबर हाईएस्ट है, 27 मेरे थे। लेकिन रिटन में कहीं से 2-3 क्वेश्चन मिस हुए, उसकी वजह से तो मैं तो समझा कि भाई अब पता नहीं कब चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन डेस्टिनी मध्य प्रदेश में नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा सिलेक्शन वहां नहीं हुआ। जी सर। सर अभी एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आ रही है, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं उनके साथ, हाँ, कि उनका कास्ट और डोमिसाइल दोनों प्रॉब्लम कर रहा है, कि किस तरीके से वो चीज़ों को रखे कि अपने फैमिली, जो पुराने माता पिता का लगाएं कास्ट, या रेजिडेंस, या फिर जहाँ पे उनकी शादी हो रही है वहाँ की चीज़ें को वो फॉर्म में इंक्लूड करें। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि उसमें क्लियर कट लिखा है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट है उनको पैटर्नल डोमेसाइल ही लगाना है और पैटर्नल ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। देखिए, जाति तो नहीं बदलती है, जन्म से जाति है, तो जो जिस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में है वो उसमें रहेगा। अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है, वो सोचे कि हम तो जनरल में हैं, हम तो हस्बैंड वाला लगा देंगे, भाई जो तो मैरिड नहीं है वो तो पापा का ही लगाएंगे, पैटर्नल ही लगाएंगे। जो मैरिड है, मान लीजिए यूपी वाले MP में शादी कर लिए, उत्तराखंड में कर लिए, तो पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आप ससुराल पक्ष का डोमिसाइल हस्बैंड के नाम का लिखा हुआ लगाएंगे, आपका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा इंटरव्यू में।
क्यों? दो चीजें हैं उसमें। एक तो आपको फीमेल कोटा नहीं मिलेगा, दूसरा ये है कि आप जिस कैटेगरी में, जब आप यूपी के हैं ही नहीं, तो आपको स्टेट की कैटेगरी कैसे मिलेगी? तो भूल कर भी पति पक्ष का डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट मत लगाइएगा। फिर से आप नियम को पढ़ लीजिए। हमारे स्वयं के दो तीन स्टूडेंट्स थे, मैंने एक आध दिन किसी लाइव सेशन में बताया था कि उन्होंने उस समय पहले एमओसीएच में भरा, बाद में एएमओ में भी भर दिया। तो जब एमओसीएच का इंटरव्यू पहले हुआ, वो देने गई तो उनको रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, स्वस्थ वृत्त में पीजी थी। तो जब उनको निरस्त कर दिया, शाम को हमको फोन की, रोने लगी। तो मैंने कहा ऐसा है बेटा कि आपको चिंता करने की बात नहीं है, इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फाइनली वो भोपाल आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर हो गई स्वस्थ वृत्त में लास्ट ईयर, है ना। तो ये गलती मत करिएगा। हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रमाण के साथ कर रहे हैं, हमने स्वयं देखा हुआ है, हमारे नॉन लोग हैं। सर इसी से एक जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है कि जैसे आपने पीजी की बताया कि मैम थी आपकी, स्टूडेंट थी, हाँ। तो हाँ, इसमें बात आती है कि सर जैसे दोनों वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी में क्या पीजी को प्रेफरेंस मिलेगा, वेटेज क्या मिलेगा क्या? देखिए प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन में एएमओ में तो पीजी लिखा है, और एमओसीएच में पीजी भी लिखा है, और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो एनसीसी के बी सर्टिफिकेट का लगभग सभी जॉब में वेटेज रहता है 2, 4, 5%। आयोग ने क्लियर तो नहीं लिखा है। आप स्वयं विचार करके देखिए कि आपके पास 5 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, उसमें से 2 लोग 3 लोग प्लेन बीएमएस हैं और 2 लोग पीजी हैं। आप किसका सिलेक्शन करना चाहेंगे? तो आप वेटेज तो दोगे पीजी वाले को, भले ही 5, 10 नंबर का दो जी 100 सर। में। जैसे अभी हम लोगों का जब इंटरव्यू होना था, तो वहां कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 5 दिए जाएंगे। कई पीजी वालों का होता भी नहीं। ऐसा भी है कि पीजी कर लेने से ऐसा नहीं कि आपको अमृत तो मिल गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे प्लेन ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो डिमोरलाइज ना हो। ये अच्छी बात है कि पीजी वाले को प्रिफर किया जाएगा, लेकिन ये भी अच्छी बात है, ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्लेन बीएमएस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जी सर। मेडिकल ऑफिसर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएमएस है, ग्रेजुएशन है या बीयूएमएस है। तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा निश्चित रूप से। पीजी आपने हायर डिग्री अचीव की है तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बीएमएस वाले काट दिए जाएंगे। जी सर। हमेशा सर इसी प्रेफरेंस से। मिलेगा। आप टीचिंग में जा रहे हैं, अगर आपका पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मैं जी अभी सर। इंटरव्यू देने गया था तो 2 लोग पीएचडी थे उसमें, लेकिन चूंकि पीएचडी वहां पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन थी। अगर इसेंशियल में होता तो हम लोगों का सिलेक्शन ना होता। मैं तो पीएचडी नहीं हूं, और हमारा इंटरव्यू भी पहले नंबर पर था उस दिन। तो अगर सिर्फ पीएचडी करने से सिलेक्शन होता होता तो फिर पीएचडी वालों का हो जाता, हमारा नहीं होता। हो सकता है इंटरव्यू लेने वाले कुछ और देखना चाहते हो कि पीएचडी तो नहीं है, लेकिन जो है वो है कि नहीं है। जी सर। तो आप बीएमएस हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छा चिकित्सा अधिकारी बनेगा। पीजी का जो एडवांटेज है वो टीचिंग के लिए ज्यादा बढ़िया है। जी सर। क्लिनिकली पीजी का बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। हाँ, क्लिनिकल सब्जेक्ट कह देते हैं लोग कि पंचकर्मा में है, गायनी में है, इसमें है, तो ठीक। उसका प्रेफरेंस यूपीएससी में, दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग में ज्यादा मिलता है, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में पीजी। यहाँ अगर आप पीजी हैं भी तो नहीं भी हैं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, अब तो रिटेन का है ना, अब तो टेंशन ही नहीं है इस बात की कि जो नॉन पीजी हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, सिर्फ बीएमएस हैं, उनको डिमोरलाइज होना है। आप मेहनत करिए, आप स्कोरिंग अच्छे से करिए, कोई समस्या नहीं। तो सर अब इसी अब से तो थोड़ा सा। जी सर। जी सर। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। क्या पीजी, क्या बीएमएस, क्या पीएचडी, सबको रिटर्न में अच्छा करना पड़ेगा। जी सर। 75-25 का रेशियो है। तो सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि चरक आयुर्वेदा क्लासेस की इसमें भूमिका क्या हो सकती है सर? किस तरीके से हमारे बच्चे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करे क्या करे, सभी परेशान मैं है, तो सभी भाग रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब एक लाइन पढ़ी है, डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ नोइंग। जी सर। ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं करता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा उद्देश्य मेरे जैसे लोग बनाना नहीं, मुझसे बेहतर लोग बनाना। जी सर। तो जिस तरह से मैंने पढ़ा, या जो आयुर्वेद के फील्ड में मेरी पहचान है, या जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है, वहां तक तो मैं किसी को भी पहुंचा सकता हूं।
उसमें थोड़ा सा अगर पोटेंशियल होगा तो मैं उसको 440 वोल्ट वाला बना दूं। तो जो चरक आयुर्वेद क्लासेस का रोल है वो ये है कि 2 कदम आप आइए, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिलेक्शन तो आपका होना है, एग्जाम भी आपको देने जाना है। ना जी तो सर। भूपेंद्र मणि त्रिपाठी को रिटर्न देने जाना है, ना तो इंटरव्यू देने जाना है। लेकिन चूंकि भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जितने लोग गाइड कर रहे हैं उसमें से हो सकता है थोड़े अलग हैं, क्योंकि हमने इंटरव्यू दिया भी है, हमने इंटरव्यू क्रैक भी किया हुआ है, हमने रिटर्न भी दिया हुआ है, उसको भी क्रैक किया हुआ है। हमने, जैसा आपने शुरू में कहा ना, कि हमने सिद्ध किया हुआ है इस चीज को। तो जी जो लोग सर। चरक आयुर्वेद क्लासेस के लिए प्लेटफॉर्म पर आएंगे, पहले तो उनका स्वागत है। दूसरे ये है कि जो कुछ भी हमारे पास बेस्ट है, हो सकता है कि हमसे भी कोई कमी रह गई हो जब हम तैयारी करते रहे हो, तो वो आपके साथ नहीं होगी। हम कदम कदम पर आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे कि हाँ इसको यहाँ पर ऐसे करना है, वो चाहे स्क्रीनिंग हो चाहे इंटरव्यू। फाइनली हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें 884 की मैक्सिमम सीट्स लेनी है, हमें 168 में से भी मैक्सिमम सीट्स लेनी। हमें ऊपर की सीट चाहिए, ऊपर से लेकर जहां तक हमारा क्रम जाए वहां चाहिए। हमें नीचे से मतलब नहीं है। मेरा सिद्धांत है, मैं स्वयं सेलेक्ट हुआ हूं तो मेडिकल ऑफिसर में 11वें नंबर पर रहा, आप लोग जानते हैं। और जब रीडर का मैं इंटरव्यू देने गया तो वहां 2 ही पोस्ट थी, और मुझे पता नहीं था कि एक महिला के लिए आरक्षित है। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दूसरी सीट महिला के लिए थी। तो अगर हम एक सीट में दावा कर सकते हैं, जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो उसमें 544 पोस्ट थी, तो अगर वहां आ सकते हैं तो आपके लिए तो 884 है। भूपेंद्र मणि त्रिपाठी का सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? जी तो सर। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा, जो हमारे जीवन का पिछले 23 साल का अनुभव है, मैं 2002 से आयुर्वेद की फील्ड में हूँ। और डॉक्टर सादाब, आपको बताना चाहता हूँ और आप जानते भी होंगे, मेरे जी लाइफ सर। का पिछले 2002-3 से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने पढ़ा ना हो या पढ़ाया ना हो। नॉट अ सिंगल डे। तो जो कुछ भी मेरा, मेरी सामर्थ्य है, जो मेरी मेहनत है, जो मेरा अनुभव है, वो आप सबके काम में आए, इसी उद्देश्य के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सर जहाँ तक मुझे पता है, जब से मैं आपको जानता हूँ, जब से मैं सर आपसे कनेक्ट हुआ हूँ और चरक आयुर्वेदा क्लासेस को जब से मैं जान रहा हूँ, तब से मुझे लगता है कि मैं 350 प्लस मेडिकल ऑफिसर्स और पीजी स्कॉलर्स आपकी क्लास से क्वालिफाई किए हुए हैं। तो इसका सक्सेस का रेट मैं जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है सर? मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें सर। देखिए, इसका सक्सेस का कोई शॉर्टकट या सीक्रेट नहीं होता है, मैं तो यही कहूंगा। जी सर। सक्सेस क्या है कि ये रेगुलर, निरंतर प्रयास रखने की एक सतत प्रक्रिया है। आपको इसको ऐसे समझना है जैसे 2 निशानेबाज हैं, एक बड़ा निशानेबाज, एक छोटा निशानेबाज। तो बड़ा निशानेबाज वो छोटा निशानेबाज होता है कुछ समय पहले, जो लगातार निशाने लगाता रहता है। तो आप आज भले ही छोटे निशानेबाज हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से है तो एक दिन आप बड़े निशानेबाज बन जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है साहब, कि जिसको टॉप करना है या जिसको सक्सेसफुल होना है और जिसको फेल होना है, दोनों के लिए परिस्थितियां सेम है, दोनों के लिए प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों के लिए आयोग सेम है, सब कुछ सेम है। तो एक प्रॉपर प्लान के तहत, जैसे आयुर्वेद का कोई भी एग्जाम आपको निकालना है, तो आपकी जो स्टडी होगी वो संहिता बेस्ड होनी चाहिए। बिना चरक सुश्रुत वाग्भट के आप आयुर्वेद में, अगर एक लाइन में मैं कहूँ, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। डिग्री ले लेना अलग विषय है, यूजी की, पीजी की, पीएचडी आप ले लीजिए। आप अगर किसी एग्जाम में 60% नंबर पाते हैं तो इसका मतलब है कि 40% तो उसी समय आपको पता नहीं है। जी सर। है ना? तो जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो संहिता बेस्ड होनी चाहिए। संहिता बेस्ड स्टडी होने के लिए आपको संहिता पे कमांड होना चाहिए, आपको संस्कृत पर कमांड होना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब भी हम लोग लाइव सेशन लेते हैं, हमारे तो जितने भी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, कहीं भी होंगे, बिना कट और बिना एडिटिंग के डायरेक्ट लाइव हैं। कहाँ शुरू होने हैं, कहाँ खत्म होने हैं, वो ऑटोमेटिक है। तो जो मेरा पढ़ाने का सिस्टम है उसमें मैं अपने जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़े ब्रॉड लेवल पर ले जाता हूँ। और जब भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है तो उसमें आपकी जो अप्रोच है वो पूरे सिलेबस पर होनी चाहिए।
4.5 साल 5 साल का जो सिलेबस है उसको कॉम्पैक्ट करना है, ले आके समेट के रखना है। मतलब जैसे मान लीजिए जितना सिलेबस है, जब हम लोग पीजी की तैयारी कराते हैं तो 6 से 9 महीने का टारगेट रखते हैं। एएमओ या एमओसीएच में 3 से 4 महीना इसलिए रखना पड़ता है कि मान लीजिए डेट आ गई 4 महीने में, अगर ज्यादा समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवीजन में यूज करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ये 4.5 साल के सिलेबस को कैसे समेटना है, जिसको समेटना आ गया, मतलब आप समझिए कि कंपैरेटिव और समराइज्ड स्टडी, यही रहस्य है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में सक्सेस होने का। और जितनी बढ़िया से आपकी तैयारी होगी, यानी कंफ्यूजन आपका जितना कम से कम होगा, आपको हर कदम पर समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा ट्रिक्स के साथ, डायरेक्ट लर्निंग तमाम चीजें हैं। हम लोग लाइव भी पढ़ाते हैं, हमारे ऐप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहते हैं, और एक ही टॉपिक के 3 तरह के लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते हैं, एक लाइव, एक रिकॉर्डेड, और एक अच्छी तरह रिकॉर्डेड। और उसके साथ जो कंसर्न नोट्स हैं वो देते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी देते हैं, स्वयं के हाथ का लिखा हुआ हैंड रिटन भी देते हैं, और जिनको हम पढ़ाते हैं उनसे भी नोट कराते हैं। तो ये जो लर्निंग की प्रक्रिया है चरक आयुर्वेद क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, वो 2-3 तरह के स्टेप से होके निकल। तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं निश्चित रूप से उनकी मेहनत है, हमारा तो सिर्फ उनको रास्ता दिखाने का एक छोटा सा प्रयास जी सर। तो सर इसी के कड़ी में मैं जानना चाहूंगा बच्चों का है कि सर क्या स्ट्रेटजी अपनाएं दोनों एग्जाम के लिए, या सर है। देखिए, इसमें। जी सर। जो लोग तो नए हैं वो अभी कहीं ना कहीं पीजी की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके हैं, या जो भी समस्या है, जो लोग 5 साल 7 साल 10 साल से फील्ड में हैं और टेक्स्ट छूट गया उनसे, किताब छूट गई है, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए है। तो स्ट्रेटजी ये अपनाना है कि देखिए, संहिताओं का तो अपने को करना है, जैसे हम कहें कि मेजर आपको क्या ध्यान देना है, तो बृहत्त्रयी तो हो गया। उसके अलावा जो आपको ध्यान देना है, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, भेषज कला, कल्पना, कौमार, भृत्य, सारंगर संहिता, इनको बेसिक वो करना है। अगर केवल गाइड पर ध्यान रखना है तो डॉक्टर पारिक सर की गाइड है, डॉक्टर चौधरी सर की गाइड है, एक सफलता सूत्र या सक्सेस लाइन करके आती है, तो 3 गाइड ये हैं जिनको लगाना है। देखिए, वर्चुअल माध्यम पर, ऐप पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उनको करें। लेकिन जो किताब से स्टडी करने का जो आनंद है, या जो इसकी सस्टेनेबिलिटी है, जो रिकॉलिंग पावर है, वो सॉफ्ट कॉपी से नहीं आती है, या वर्चुअल लेक्चर से नहीं आता है। तो इसलिए आपको किताब से तो पढ़ना ही चाहिए, नोट से पढ़िए, माइक्रो नोट से पढ़िए, यूट्यूब देखिए, वीडियोस देखिए, अटेंड करिए, सब कुछ करिए, लेकिन किताब, पेन और कॉपी का महत्व कम नहीं। तो उसको आपको संहिता बेस्ड स्टडी करनी है आपको, क्योंकि सारा जो मेजर पोर्शन है आयुर्वेद का, वो चरक, सुश्रुत, वाग्भट से ही आना है। और कोई भी मेंटर जिनका संहिता स्ट्रांग है वो बड़े अच्छे से तैयारी करा ले जाएंगे, और जिनका संहिता स्ट्रांग नहीं है उनको थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि रटा के आप बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करा सकते। एनालाइज करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में एक सही होता है, 3 गलत होने के चांस है। अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप थोड़ा सा भी डगमगाएंगे तो एक क्वेश्चन गलत होगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, क्लियर कट किया है आयोग ने। तो जैसे ही आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 4 नंबर जाते हैं, 3 नंबर सही होने के, 1 नंबर गलत होने के। तो जो आपने सही किया है उसमें से -1 हो जाएगा। और पूरे जी सर। पेपर में अगर आपने 15-20 क्वेश्चन गलत कर लिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा मैं यहाँ, कभी भी किसी एग्जाम में गलत क्वेश्चन, मतलब कठिन क्वेश्चन को गलत करने से समस्या नहीं होती, कठिन तो सबके साथ कठिन है। जब आप सरल क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कंपटीटर जिसका सिलेक्शन होना है वो आपको पीछे छोड़ता चला जाता है। जी सर। अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपने 10-12 गंवा दिए तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। जी सर। और कोई सर प्रश्न अभी। है आपका? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। क्योंकि जैसा कि हाँ। आपने स्टार्टिंग में कहा था कि इस बार लास्ट टाइम जो हमारी वैकेंसीज आई थी एएमओ की, उसमें हाँ। आधे से ज्यादा कम सिलेक्शन हो पाए थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजन थे कि जीएस और हाँ। जीके, जो कि अभी भी हाँ। इस बार के भी एग्जाम में जीएस और जीके को लेकर के सभी जो हमारे वैद्यगण हैं उनका ये डाउट है कि आखिर कैसे तैयारी करें जीएस और जीके की, समझ में नहीं आ रहा है कि किताब से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या करें। और इसमें चरक आयुर्वेदा क्लासेस की क्या भूमिका होगी जीएस और जीके को लेकर के।
देखिए, हमने व्यवस्था की है जीएस के बैच की। जो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर आयुर्वेद की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जीएस या जीके की तैयारी चरक आयुर्वेद क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर करेंगे, तो उसके लिए हमने अलग फैकल्टी, अलग नोट्स और सारी चीजों की व्यवस्था की है। उसका भी अनाउंसमेंट संभवतः अगले हफ्ते में आ जाएगा कि जो लोग चरक आयुर्वेद क्लासेस के बाहर के हैं, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सेपरेट बैच जीके और जीएस के लिए हम लोग बना रहे हैं। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं या जो हमारे अगले बैच में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको हम आयुर्वेद के साथ साथ जीके भी पढ़वा रहे हैं। जी सर। उसका पूरा नोट्स, उसके प्रॉपर टेस्ट और सारी चीजें। एक चीज मैं और यहाँ पर ध्यान दूंगा कि जब एएमओ का पेपर आप देंगे या एमओसीएच का पेपर देंगे, तो एएमओ में तो मैक्सिमम पोर्शन आयुर्वेद का है। तो आपके जो सिलेक्शन का मेजर एरिया होगा वो आयुर्वेद अच्छे से पढ़ने से होगा, क्योंकि जीके और जीएस इतना वास्ट, आपको अभ्यास तो है नहीं जीके जीएस पढ़ने का। या तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते तो उस लेवल का कर पाते। तो जी मैं सर। फिर से कहूंगा कि आप आयुर्वेद पहले अच्छे से स्ट्रांग करिए और उसके साथ साथ जीके और जीएस की भी तैयारी करिए। हम ये प्रयास कर रहे हैं अपने सुपरविजन में कि जो जीके और जीएस की व्यवस्था है वो एज पर सिलेबस कंसाइज वे में सबको दें, कि ज्यादा बर्डन ना पड़े, ज्यादा लोड भी ना पड़े, और आपका काम भी हो जाए। तो उसके लिए अलग से बैचेज जो हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह नेक्स्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। जी सर। और सर आपने फीस स्ट्रक्चर की बात की, तो सर हमारे व्यूवर्स की भी बहुत सारी चाहत है कि सर क्या कोई डिस्काउंट या ऐसा कुछ ऑफर हमारे वैद्यों को मिलने वाला है सरक हाँ, आयुर्वेदा बस क्लासेस की मुझे, तरफ मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। से? हाँ डॉक्टर साहब, आप क्षमा चाहेंगे बीच में इंटरप्शन के लिए। जी सर। देखिए, आपने प्रश्न किया फीस स्ट्रक्चर के लिए और जी उसमें सर। क्या कंसेशन होगा। देखिए, फीस तो एक सिर्फ माध्यम रखा गया कि जो लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं उनका भी काम चले, जो एप्स हैं और जो वर्चुअल माध्यम है, वेबसाइट है, उसका भी काम हो जाए, टाइपिंग से लेके बाकी चीजें हो जाए। फीस, वैसे तो मेरे ऊपर कई बार आक्षेप लगता है कि सबसे ज्यादा फीस चरक आयुर्वेद क्लासेस चार्ज करता है। जी सर। तो हमारा एक टाइटल है भाई, उसमें लिखा ही रहता है क्योंकि हम पढ़ाते हैं सबसे बेहतर। अब इसका निर्णय तो रिजल्ट करता है और पढ़ने वाले लोग करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोज हैं सिलेक्शन के बाद और इंटरव्यू के बाद और तमाम तरह की चीजें। तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएं वो आपके हित में हो, और हित यही है कि आप सफल हों। मैं चाहे नाच के पढ़ाऊं, मैं चाहे गा के पढ़ाऊं, चाहे मैं डांट के पढ़ाऊं, चाहे हंसा के पढ़ाऊं, हमारा उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अच्छा। जो जी सर। एजुकेशन है, जो लर्निंग है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से होनी चाहिए, बोझिल नहीं होना चाहिए। जैसा हमने 5 साल पढ़ा उस तरह की पढ़ाई से कंपटीशन नहीं निकलता है। जैसा मैंने पढ़ा उस तरह से कंपटीशन निकलता है, और जैसा मैंने पढ़ा मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। मैं कभी स्टेज पर बोला करता था कि नॉन अटेंडिंग पहले पीजी लोग कर लेते थे ज्यादा, तो मैं उसका बड़ा विरोधी था। तो मैं कह देता था कि भाई जिसने खुद नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ाएगा। तो अब मैं यही कहूंगा कि जिसने अच्छे से पढ़ा है वही पढ़ाएगा ना, नकारात्मक बात क्यों करें। जी सर। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारी हूं, तो मैं ऐसी बात ना करूं जिससे कि नकारात्मक मैसेज जाए। हम यही बात करेंगे, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ाएगा, पहली चीज। जी दूसरी सर। चीज ये है कि आपके प्लेटफॉर्म की जहां तक बात है, जो भी हमारा फीस स्ट्रक्चर होता है, अपडेट होता है, डिस्काउंट होता है, वो हमारे सोशल मीडिया पेज पर, वो हमारे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो जो भी हमारी रेगुलर फीस होगी, वो चाहे एआईपीजीईटी के लिए हो, चाहे एएमओ के लिए हो, चाहे जिस पर हो, आपके प्लेटफॉर्म से कोई रजिस्टर करता है तो जी सर। उसको 25% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सर। 25%। जी लेकिन सर। वो आप सर्टिफाई करेंगे कि ये आपके प्लेटफॉर्म से हमारे पास आ रहा जी सर। है। हम भले ही अपने प्लेटफॉर्म पर 20% करें, 10% करें, लेकिन हम आपको ये वचन देते हैं कि वो 25% दिया जाएगा।
डॉक्टर दीपक चेक करिए कि यूट्यूब लाइव में क्या समस्या आ रही है। वैसे ये रिकॉर्डिंग पर है, यहाँ से जूम से भी शेयर कर दिया जाएगा। यस तो सर। एक तो ये ध्यान रखना है कि जी ट्वेंटी सर। फाइव परसेंट उनको फ्लैट डिस्काउंट रहेगा, वो किसी भी ग्रुप का हो, इंटरव्यू हो, रिटेन हो, स्क्रीनिंग हो, एआईपीजीटी हो, सब। जी सर। अगला प्रश्न। सर इसी से एक हमारा मेजर क्वेश्चन छूट गया कि एमओ हाँ, सी एच या एमओ में एज लिमिट क्या क्या कोई रिलैक्सेशन है? देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के अधीनस्थ या सेंट्रल गवर्नमेंट में है लेकिन लिखा उसमें उत्तर प्रदेश सरकारी है, उनको 5 वर्ष का रिबेट मिलता है। जो कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 5 वर्ष का मिलता है। जो सेना में है, 2 साल एटलीस्ट सेना में काम किया है जिन्होंने, उनको 3 साल का अतिरिक्त मिलता है, यानी 5+3। और जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसका कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। जी सर। सर जैसे भी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और आया हुआ है कि एमओ और एमओ सी एच की जो पोस्टिंग है सर, क्या हाँ, वो जो हमारे मेडिकल ऑफिसर होंगे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं, या कितना डिस्टेंस का इसका कुछ मानक है लोक सेवा आयोग की? देखिए ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि आपको होम टाउन नहीं मिलता, क्योंकि ये गस्टेड जॉब है, जी सर। गस्टेड पोस्ट है। ठीक है। तो इसके लिए तो शुरू में आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। हाँ, केवल दो कंडीशन है जहां पर आपको ये मिल सकता है, आपका होम टाउन मिल सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि कुछ लोग जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं उनको उनके जिले में पोस्टिंग दे दी जाती है। कुछ आकांक्षी जिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जैसे चित्रकूट है, फतेहपुर है, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि वहां के नेटिव्स को पोस्टिंग दी जाती है। तो सामान्य सिद्धांत तो यह है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं मिलती, क्योंकि अगर होम डिस्ट्रिक्ट में मिलती होती तो मेरा प्रयागराज होम टाउन है, मैं कौशाम्बी में क्यों लेता, पहली चॉइस में प्रयागराज लेता। जी सर। हाँ, आखिरी के 2 या 4 साल आपकी पोस्टिंग आपके होम टाउन में हो सकती है, रिटायरमेंट का जब समय आएगा तब मिल सकता है। सर अभी हमारे एक यूट्यूब व्यूवर्स ने हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर थोड़ा सा एमपी का भी, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट आई हुई है, मेरे ख्याल से कल ही आई हुई है शाम को। कल देखा मैंने और वो पीडीएफ, वहां तो 130 कितनी पोस्ट है, मुझे लगता है कम ही पोस्ट है वहां पर। 138 जी है जी क्या? 138 है सर। ये हाँ, एक झलक हमने देखा था वहां पर। और अनरिजर्व तो मुझे लगता है कि 52 कितनी सीट हैं, मैंने तो देखा था कल, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके पूरा नहीं देख पाया ध्यान से। हाँ, उस पर कुछ हमारे व्यूवर्स चाह रहे हैं कि कुछ इसका भी सर थोड़ा सा कुछ गाइड करें कि क्या यूपी के बच्चे वहां भी डालें, या कैसे क्या करें, या दे सकते हैं, देखिए, क्योंकि उनकी यूपी भी वालों के पास, ठीक है, उत्तर ऑलरेडी सब प्रदेश कुछ है की अभी। जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास है, तो उत्तर प्रदेश में सीट भी ज्यादा है, जी सर। आपके होने के चांस भी ज्यादा हैं। मध्य जी प्रदेश में सर। नंबर ऑफ सीट कम है, उतनी तो पीजी की सीट होती है जितनी वहां मेडिकल ऑफिसर की अभी आई है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले समय वैकेंसीज आके वहां फुलफिल हो गई। यही जी सर। हाल उत्तर प्रदेश का भी होगा। इस वैकेंसी के बाद नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम वैकेंट रह जाएंगी। जब रिटायर होते हैं लोग तो हर साल अधियाचन जो है सरकार को भेजा जाता है कि इतनी सीट जो है, तो आयोग को भेजते हैं कि आप रिक्रूटमेंट निकालिए और एग्जाम कराइए। जी तो सर। यहाँ भी आने वाले 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी, फिर इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, 800-900 पोस्ट। जी सर। है ना? तो यूपी वाले यूपी में अप्लाई करें, क्योंकि एमपी में बिना रजिस्ट्रेशन के आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। कल मैं उसका रूल रेगुलेशन पढ़ रहा था। और अगर उधर अप्लाई करेंगे तो फिर इधर का रह जाएगा, हम कहते हैं जब आपके घर में भोजन है तो दूसरे के घर में क्यों तो जाना? पड़ोसी के यहाँ न्योता खाने क्यों जाना? बिल्कुल सर। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि सर हमारे जो आज की सेशन है ये हमारे सभी जो विद्यार्थीगण हैं सभी के लिए बहुत उपयोगी है सर। आपने बहुत बेबाकी के साथ, बहुत क्लियर कट आपने सभी को एक मार्गदर्शन दिया है कि किस तरीके से फॉर्म से भरने से लेकर के
सिलेक्शन के प्रोसेस और किस तरीके से आपकी भूमिका होगी पढ़ाने में, और चरक आयुर्वेदा क्लासेस की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, हमारा मकसद है चरक आयुर्वेदा का क्लासेस का एक टाइटल भी है कि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, सिलेक्शन भी है। मैं समझता हूँ कि अ, आज का ये सेशन हमारे सभी व्यूवर्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो मैं सर आज के नव वर्ष पर एक बार पुनः अपने सभी व्यूवर्स का और आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी आज न्यू के इस ईयर। सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए डॉक्टर सादाब अली जी, आपको मैं हृदय के अंतरतम से साधुवाद देता हूं। और आप इसी तरह से अपनी सहयोग की भावना बनाए रखें, और आपका भविष्य और आप सहित जितने भी हमारे प्रिय चिकित्सक हैं, शिष्य हैं, मित्र हैं, सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना आज के नव वर्ष के पहले दिन करता हूं। और किसी भी मोड़ पर चरक आयुर्वेद क्लासेस की आपके लिए जो भी उपयोगिता होगी, जो भी आवश्यकता होगी, हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आप लोगों को संतुष्ट कर पाएं और आपके उज्जवल भविष्य में अपना सहयोग कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।